हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस पार्क में। आशा है कि आप इन वीडियो से आपके जो कंसेप्ट हैं साइंस 10th क्लास के क्लियर हो रहे होंगे और उसी कड़ी में हम 2016 का ही सेट सी लेकर आए हैं। आज इसको सॉल्व करेंगे और आपकी तैयारी में ये हेल्प करेंगे। 2016 का सी है, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है और इसमें भौतिक विज्ञान है, सेक्शन ए। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, स्वच्छ आकाश के नीले रंग का क्या कारण है। 4 ऑप्शन दे रखी हैं, ए समंजन, बी प्रकीर्णन, सी विक्षेपण, डी परावर्तन। तो समंजन भी नहीं है इसका। समंजन तो अकोमोडेशन की होती है। समंजन लेंस की क्षमता में है इसका। लेंस का समायोजन कैसे करते हैं, समंजन क्षमता होती है लेंस की। विक्षेपण भी जो है सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में बंटना होता है। परावर्तन सूर्य के प्रकाश का जो है चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाना, तो इसका परावर्तन भी नहीं है, प्रकीर्णन है। जो नीले रंग का कारण बनता है आकाश के प्रकीर्णन, तो इसका ऑप्शन है बी प्रकीर्णन, राइट आंसर है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंस के आवर्धन का सूत्र क्या है। पीछे ये बहुत बार आ चुका है आवर्धन वाला। तीनों जो हमारे 2 पीछे कर चुके हैं उसमें आवर्धन वाला न्यूमेरिकल आया है, तो उसमें हमने m=v/u किया है लेंस के लिए। तो इसका जो ऑप्शन है, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। ए और बी एक जैसे से लग रहे हैं, इसलिए देखो a u/v है और b जो है v/u है। तो हम आवर्धन की जो डेफिनेशन करते हैं वो भी यही करते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को, तो यह मतलब ऊपर हमारा प्रतिबिंब की दूरी होनी चाहिए और नीचे बिंब की, तो v/u है। और ये सी ऑप्शन f/v, डी v/f ये तो है ही नहीं। आप कंफ्यूज हो सकते हैं और ए और बी में, लेकिन ध्यान रखना है प्रतिबिंब का जो भी है ऊंचाई है या दूरी है वो ऊपर आएगी। तो बी इसकी जो है राइट ऑप्शन है, v/u लेंस का आवर्धन सूत्र है। लेंस की क्षमता p की इकाई क्या होती है। मीटर नहीं होती, ग्राम नहीं होता, डायप्टर लेंस की क्षमता का जो मात्रक है या इकाई है वो डायप्टर होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जो इसका 4th ऑप्शन है फर्स्ट की, और सेकंड और थर्ड ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसमें क्रॉस लगा रखा है। अब देखो वैसा ही न्यूमेरिकल आ गया है। 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। जो पीछे 2 हमने कोड किए हैं ए और बी, उसमें यहाँ जो जो 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब ले रखा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा। देखिए यहाँ लंबा प्रतिबिंब नहीं आना चाहिए, यहाँ बिंब आना चाहिए, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। तो ये देखिए यहाँ बिंब आना चाहिए, बिंब, तो यहाँ प्रतिबिंब नहीं बिंब आएगा, इसलिए ये ध्यान से देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 1 सेंटीमीटर लंबा बिंब लेनी है, वस्तु है जो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, यानी कि हम वस्तु को ही, और देखो 1 सेंटीमीटर है, पीछे जो हमने किया उसमें 2 सेंटीमीटर का बिंब लिया था, तो यहाँ इसका साइज ज़्यादा हो गया है, 1 सेंटीमीटर लिया है और फोकस दूरी उतनी है 10 सेंटीमीटर। और जो बिंब से लेंस की दूरी है, यानी जो वस्तु हमने रखी है, जो बिंब हमने रखा है वो लेंस से 15 सेंटीमीटर ही दूर रखा है, यानी यू हमारा 15 सेंटीमीटर ही है। फोकस दूरी हमारी +10 सेंटीमीटर ही है। तो वैसे ही हमें इसका प्रतिबिंब की स्थिति और साइज़ बतानी है। सेम, सब कुछ सेम है, सिर्फ बिंब का जो है लंबाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है,
देखिए कैसे है ये न्यूमेरिकल। बीम की ऊंचाई यहाँ +1 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा होता है, इसलिए हमेशा प्लस होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। बिंब दूरी जो है, जो वस्तु है लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो ये बाईं तरफ होती है, इसलिए हमेशा ये ऋणात्मक होती है, 15 सेंटीमीटर। तो हमें प्रतिबिंब दूरी v और इसकी ऊंचाई, दो चीज़ें निकालनी है। लेंस सूत्र, वैसे ही लेंस सूत्र लगाना है। ये देखिए लेंस सूत्र 1v - 1u बराबर 1/f है। इसका हमने v निकालना, तो 1/v को हम आगे रख लेंगे और 1/u को पीछे ले जाएंगे, बराबर से इस तरफ ले आएंगे दाईं तरफ। 1/u और ये प्लस में हो जाएगा 1/u + 1/f। तो ये हम वैल्यू पुट कर लेंगे। u की वैल्यू हमारी 15 सेंटीमीटर है और f की हमारी 10 सेंटीमीटर है, तो ये हमने वैल्यू पुट कर ली है। अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस यहाँ आगे लगा देंगे बीच में। फिर इसका एलसीएम लेकर देखिए 30 एलसीएम लिया है, तो ये हमारा ये न्यूमेरिकल यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/30 आ जाएगी। तो इसमें जो दूरी निकली है उसमें तो कोई चेंज नहीं आया है, वही 30 सेंटीमीटर आई है। प्रतिबिंब +30 सेंटीमीटर है, तो +30 सेंटीमीटर क्या दिखाता है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो लेंस के दाईं तरफ बना है, और ये वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक उल्टे के लिए हम क्या करेंगे, आवर्धन देखेंगे। आवर्धन का फार्मूला क्या है, अभी छोटे क्वेश्चंस में भी आया था। ऊंचाई के फॉर्म में लिखेंगे तो h⁻/h, h' है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h है हमारी बिंब की ऊंचाई, = v/u। v हमारी प्रतिबिंब की दूरी होती है और u हमारा बिंब की दूरी होती है। h' निकालना हमें, ऊंचा कितना है, हमारा प्रतिबिंब कितना लंबा ऊंचा बना है, उसके लिए ये न्यूमेरिकल ऐसे हो जाएगा, h' = hv/u। h हमारा दे रखी है 1 सेंटीमीटर, अभी हमने शुरू में की थी, ये हमारी 1 सेंटीमीटर बिंब की ऊंचाई दे रखी है। तो v हमारा जो आया है, वस्तु दूरी जो प्रतिबिंब दूरी जो आई है वो हमारी 30 सेंटीमीटर आई है, तो हम यहाँ 30 लिखेंगे। और जो हमारी बिंब दूरी थी जो न्यूमेरिकल में गिवन है, तो ये हमारी 15 सेंटीमीटर थी, तो ये तीनों जो वैल्यू हम इसमें रख लेंगे। तो हम इससे रखने के बाद जो हमारा सोल्व करने के बाद आया है ये -2 सेंटीमीटर। -2 सेंटीमीटर में यहाँ माइनस जो निशान है वो दिखाता है कि प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। माइनस का मतलब है कि वो नीचे बन रहा है, और नीचे जो बनते हैं वो वास्तविक और उल्टे होते हैं, तो ये नीचे बना है। तो अब हम अगर इसकी उससे तुलना करें कि भाई जो हमारा v जो हमारा 30 है, ये 2 सेंटीमीटर इसका जो है 2 गुना आवर्धन है, यानी कि आवर्धन निकाला है, तो हमारा जो बिंब का जो साइज़ था वो 1 सेंटीमीटर था, और जो हमारे इसका प्रतिबिंब का जो साइज़ बना है वो 2 सेंटीमीटर है। जैसे तो इसका साइज़ भी 2 गुना आवर्धित है, 1 से 2 सेंटीमीटर हमारा प्रतिबिंब हो गया है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए, स्नेल के अपवर्तन के नियम लिखिए। देखो तीनों क्वेश्चन है ना, दोनों क्वेश्चन है मानव आँख का नामांकित चित्र या इसके अथवा में जो दे रखा है निकट दृष्टि दोष, ये तीनों ए और बी में हमारे आ चुके हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट में देखिए ये दोबारा से वही आ गया, हमने कांच की स्लैब का डायग्राम बनाया है और अपवर्तन दिखाया हुआ है इसमें हमने कांच की स्लैब का जो है डायग्राम ड्रॉ कर लिया और उसको ABCD, उसकी बाउंड्री को ABCD नाम दे दिए। फिर हमने किसी कोण से जो है आपतित किरण जो है आई और ये का वायु और कांच के अंतरापृष्ठ पे टकराई, और यहाँ जहाँ ये टकरा रही है यहाँ पर क्या है, आपतन बिंदु है, और इस आपतन बिंदु पे हमने एक अभिलंब डाल दिया N और N', और जब ये आपतित किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है तो ये देखो इसको जाना था सीधा, लेकिन ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, यानी कि वायु विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि कांच सघन माध्यम है, यहाँ उसकी जो है चाल बदल जाती है, प्रकाश की चाल। ऐसे ही जब ये अपवर्तित किरण है ये वाली जो कांच के अंदर आई है, और ये जब
कांच वायु के अंतरापृष्ठ से टकराती है तो यहाँ भी एक हमने अभिलंब डाल लिया है, यहाँ आपतन बिंदु है और इस पे भी हमने एम डैश अभिलंब डाल लिया है। तो इसको जाना था ऐसे सीधा डॉटेड लाइन दिखा रखी है, लेकिन ये जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है सघन माध्यम से तो ये देखो अभिलंब से दूर हट गई। तो ये देखिए अपना इसका मार्ग सीधा सीधा होना था। हमने पढ़ रखा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन जब ये कांच में प्रवेश करता है तो देखो इसका जो प्रकाश की किरण का जो रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, विचलित हो गया है। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें ये ऊपर जो दे रखा है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण होता है वो आपतन कोण होता है, एंगल आई से लिखते हैं, और अपवर्तित कोण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है वो अपवर्तन कोण होता है। और बाहर जो निकलता है ये अभिलंब और निर्गत किरण के बीच में जो कोण होगा ये निर्गत कोण होगा। तो इसमें जो आपतित किरण होती है और जो निर्गत किरण होती है ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं ये। और ये जो प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या है, क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रकाश की चाल जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदल जाती है। तो इसकी जो है परिभाषा देखिए आप। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उदाहरण दे रखे हैं कि हम कांच के बर्तन में अगर पानी है और उसमें हमें पेंसिल रख देते हैं तो वो पेंसिल जहाँ तक पानी है वहाँ तक तो वो नीचे मोटी दिखाई देती है और ऊपर उसका जो सामान्य आकार होता है वो दिखाई देता है, यानी मुड़ी हुई दिखाई देती है। कांसी मुड़ी हुई दिखाई देती है। जहाँ पानी और कांच का अंतरापृष्ठ है वहाँ से एकदम से जो पेंसिल है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। अपवर्तन के कारण दिखाई देती है क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है। इसी तरह अगर हम किसी बर्तन में पानी डाल के उसमें हम सिक्का डाल देते हैं तो सिक्का भी हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, उसका कारण भी अपवर्तन ही होता है। और ये जो है ये डायग्राम जो है अच्छे से समझा दिया गया है। इसका इसी यहीं भी वर्ण लिखा हुआ है कि कैसे क्या हो रहा है। अब जो स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम है, इसमें दो नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के। पहला नियम जो है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और स्नेल का जो नियम है उसमें आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वो स्थिर होता है। इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं और इसका फार्मूला है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गया है। इससे अगला हमारा क्वेश्चन था कि मानव नेत्र के विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन करना है। तो मानव नेत्र के बारे में भी हमने पहले इसका देख लीजिए, डायग्राम देखिए। डायग्राम में देखिए हमारी जो आँख है वो गोल होती है और ये इसमें एक लेंस होता है। इसमें क्या होता है, एक लेंस होता है जो कि ये देखिए बीच में बिंदु ब्लैक बिंदु दिखाई दे, ये है हमारा लेंस है जो कि कैमरे की भांति कार्य करता है। जो भी हम वस्तु देखते हैं उसका प्रतिबिंब ये रेटिना पर, ये दृष्टिपटल दिखा रखा है, ये रेटिना है, इस पर ये अपना प्रतिबिंब बनाता है। और प्रतिबिंब जो है उल्टा और वास्तविक होता है, लेकिन हमें जो चीज़ें दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो सीधी दिखाई देती हैं। ये देखिए ये पक्षमाभी लेंस के जस्ट ऊपर ही क्या है, पक्षमाभी पेशियाँ हैं। ये पक्षमाभी पेशियाँ उत्तल लेंस को हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं फोकस दूरी को समायोजित करने में। जब हम कम दूरी वाली वस्तुएं देखती हैं या दूर वाली वस्तु देखती हैं तो लेंस को अपनी फोकस दूरी को समायोजित करना होता है। तो उसके लिए पक्षमाभी पेशियाँ जो हैं ये सहायता करती हैं। क्रिस्टल लेंस हो गया, नेत्रोद देखिए, और पुतली है जो बिल्कुल लेंस के बीच में है, जो हमारे गोल गोल काले आकार की होती है पुतली। और जो परितारिका जो होता है ये नीचे ब्राउन दिखा रखा है, जो हमारी आँख का वो रंग होता है परितारिका के कारण होता है। स्वच्छ मंडल है उसके बाहर दिखा रखा है जिससे प्रकाश अपवर्तित होता है, ज़्यादातर प्रकाश इस पर टकरा कर अपवर्तित हो जाता है। और ये काचा दर दिखा रखा है, ये है दृष्टिपटल हो गया। ये तंत्रिकाएँ हैं जो कि विद्युत सिग्नल को मस्तिष्क तक पहुंचाती है जिस कारण हम देख पाते हैं। फिर इसकी डिटेल दे रखी है, इसके कार्य क्या क्या है। क्रिस्टल लेंस का जो है ये है रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। और कैसा प्रतिबिंब बनाता है, ये वास्तविक और उल्टा बनाता है। ये विभिन्न
दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में समायोजन करता है। इसीलिए हम दूर का और नज़दीक का देख पाते हैं। दूसरा है कॉर्निया स्वचमंडल। इसमें क्या है, नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं उसका जो अपवर्तन है वो इसी के पृष्ठ पर होता है। फिर है अगला है परितारिका है। परितारिका तो थर्ड हमारा है। परितारिका में क्या आएगा, ये पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। हमारी जो पुतली है उसको छोटा बड़ा परितारिका ही करता है। और पुतली क्या करती है, पुतली है जो प्रकाश अंदर आता है हमारी आँख के अंदर, उसकी मात्रा को नियंत्रित करती है। फैल जाती है पुतली जब कम प्रकाश होता है, और जब ज़्यादा प्रकाश होता है एकदम से तब ये सिकुड़ जाती है। तो इसलिए इस तरह से हमारी नेत्र के अंदर ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। रेटिना या दृष्टिपटल, इसमें बहुत सी जो है प्रकाश उग्राही कोशिकाएं होती हैं। जैसे अपनी आँख में प्रकाश प्रवेश करता है तो ये जो प्रकाश उग्राही कोशिकाएं होती हैं ये सक्रिय हो जाती हैं, और सक्रिय होने के बाद ये एक विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं, और जो दृक् तंत्रिकाएं होती हैं इसी विद्युत सिग्नल को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, और फिर हम देख पाते हैं कि हम हमारे सामने कौन सी वस्तु है। पक्षमा पेशियाँ भी क्या करती हैं, यह भी नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने में मदद करती हैं। तो ये हमारा जो मानव नेत्र के चित्र सहित विभिन्न भागों के कार्य हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा निकट दृष्टि दोष है, इसका निवारण है और आरेख बतानी है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जिस व्यक्ति को ये दोष हो जाता है उसको निकट की रखी वस्तु तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर रखी वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। ये स्टूडेंट्स में ज़्यादा होता है, विद्यार्थियों में, इस उम्र में, विद्यार्थियों वाली उम्र में, छोटे बच्चों से ये उसमें ज़्यादा होता है। जब ये दोष हो जाता है तब क्या होता है, तो जो दूर बिंदु होता है, जो अनंत पर होता है दूर बिंदु, वो अनंत पर नहीं रहता, वो नेत्र के पास आ जाता है। इसलिए हम दूर की वस्तु को साफ देख नहीं पाते। उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर नहीं बन पाता, वो रेटिना से पहले बन जाता है। तो कारण क्या है इसका, ये ऐसा क्यों होता है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना है, यानी उसकी वक्रता जो त्रिज्या होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और वो नेत्र गोलक जो होता है लंबा हो जाता है। संशोधन में क्या करेंगे हम, जब चश्मे जो होंगे हमारे उसमें अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, और अवतल लेंस लगाने से हम निकट दृष्टि दोष का समाधान कर सकते हैं। हमें दूर रखी वस्तुएं भी साफ नज़र आ जाती हैं। इसमें देखिए ये जो उत्तल लेंस है ये लंबा हो गया है। इसमें जो निकट दृष्टि दोष का में जो है, जो दूरतम बिंदु है वो अनंत पर आ जाता, अनंत से हटकर वो निकट आ जाता है। और ये दोष युक्त नेत्र देखिए, जो प्रतिबिंब हमारा इस रेड डॉट पर यहाँ रेटिना पर बनना था वो उससे पहले बन गया, जहाँ तीनों प्रकाश किरण काट रही हैं यहाँ पर ये बन गया प्रतिबिंब, इस कारण हमें साफ दिखाई नहीं देता। इसका निवारण कैसे करेंगे, उपचार कैसे करेंगे, देखिए हमने ये अवतल लेंस लगाया है। ये अवतल लेंस लगाने पर क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया हो और हमें दूर रखी वस्तुओं को हम आसानी से साफ साफ पढ़ सकते हैं अवतल लेंस लगाकर। तो ये हमारा आँख वाला भी जो है किरणारेख आप ऐसे बना सकते हैं। अब अगला हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है, रसायन विज्ञान, जो कि 20 मार्क्स का है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है H2S + Cl2, तीर का निशान S+2HCl में किसका अपचयन हो रहा है। अब हमें अपचयन के बारे में पता होना चाहिए, अपचयन होता क्या है। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ती है और ऑक्सीजन निकलती है। तो अब देखिए ये दो इसमें देखना है हमें, इन दो में से ही आंसर हो सकता है, H2S और Cl2 में से किसका अपचयन हो रहा है। अब ये देखेंगे H2S जो है बाद में क्या बन गया, S बन गया। इसका मतलब क्या है कि इसका तो उपचयन हो गया, H2S में से हाइड्रोजन निकल गई है, H2S S में कन्वर्ट हो गया है उत्पाद, उसके बाद उसका मतलब H2S का तो उपचयन हुआ है। तो इसका ये जो हमारा ए ऑप्शन है ये नहीं है। Cl2 को देखिए,
Cl2 जो है बाद में उत्पाद बना, तब उसमें क्या होगी, हाइड्रोजन ऐड हो गई है, यानी कि Cl2 का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो ऑप्शन जो है बी है इसका, Cl2 राइट आंसर है। इसकी सी ऑप्शन भी नहीं, ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों में अपचयन नहीं हो रहा है, सिर्फ Cl2 में अपचयन हो रहा है। डी भी गलत है, Cl2 का अपचयन हो रहा है, इसलिए बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2AgCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये सिल्वर प्लस क्लोरीन बन रहा है। ये कैसी अभिक्रिया है, देखिए इसमें जैसे अभिक्रिया में सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, यानी कि इसको ऊष्मा की ज़रूरत है, प्रकाश की ज़रूरत है, प्रकाश के बिना ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो ये बी ऑप्शन ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। ऊष्माक्षेपी में तो ऊष्मा निकलती है, और ये संयोजन अभिक्रिया भी नहीं है, क्योंकि ये एक अभिकारक है और दो उत्पाद बने हुए हैं, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, ऊष्माशोषी। अगला देखिए, फेरस सल्फेट के दहन से क्या उत्पाद बनेगा। तो फेरस सल्फेट होता है, उसमें Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 तीन उत्पाद बनते हैं। ये देखिए यहाँ जो होता है FeSO4, जब हम इसको करते हैं तो हमारे तीन उत्पाद बनते हैं, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये तीन उत्पाद बनते हैं। तो इसका जो एक उत्पाद दे रखा है Fe2O3, तो ये जो Fe2O3 है, ये Fe2O3 है, ये राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका। तो ये उत्पाद बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल की प्रकृति क्या होती है, उदासीन होती है। जो पानी होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है, उसका pH 7 होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। आयरन का प्रतीक होता है Fe। भाप जो होती है, पानी की भाप होती है, तो पानी का सूत्र होता है H2O। जी रूप में लिखा, क्योंकि ये भाप है इसलिए गैसियस फॉर्म में दिखाया गया है। आयरन जो है Fe3O4 है, आयरन ऑक्साइड बन गया है, और इसमें हाइड्रोजन गैस निकली है, तो ये हाइड्रोजन निकली है। अब इसको हमने संतुलित कर रखा है। संतुलित करने के लिए हमें तीर के निशान से पहले, यानी अभिकर्मा को और उत्पाद के देखना होता है कि दोनों तरफ बराबर है या नहीं। तो इसलिए हमें Fe3O4 था, तो यहाँ आयरन पहले से 3 हो गए थे, तो इधर तीर के निशान से पहले हमें 3 Fe बनाने थे, इसलिए आयरन से पहले हमने 3 लगा दिया है। ध्यान रखना होता है, जब भी हमें बैलेंस करना होता है, तो जो हम संख्या लगा रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए वो हमेशा प्रतीक से निशान से पहले लगाते हैं। तो Fe के यहाँ पर हमने 3 लगा दिया है। 3 लगाने से हमारा आयरन तो संतुलित हो गया है। तीर के निशान से पहले भी 3 आयरन हो गए हैं, और तीर के निशान के बाद 3 थे ही Fe3। अब हम अगला हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन हमारी जो है यहाँ पर हाइड्रोजन हमने 4 कैसे, पहले हम ऑक्सीजन को करेंगे। ऑक्सीजन का होने के बाद ही, जैसे यहाँ पर पानी लिया था तो यहाँ एक ऑक्सीजन थी, लेकिन जब ये अभिक्रिया हुई तो यहाँ पर Fe3O4 फार्मूला बना, तो इसमें ऑक्सीजन 4 आ गई। तो अब इस तरफ 4 ऑक्सीजन है, तो हमें इस तरफ भी 4 ऑक्सीजन करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, H2O से पहले जो है यहाँ पर हमें 4 लगाना पड़ेगा। 4 लगाने से क्या हो गया, हमारी इधर ऑक्सीजन 4 हो गई। 4 होने से जो हमारी ऑक्सीजन है वो संतुलित हो गई है। अब आगे देखिए, ये 4 जब हमने यहाँ पर 4 लगा दिया, तो ये हमारे हाइड्रोजन 4 हो गए। 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ही, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए हैं। 8 हाइड्रोजन हो, इधर भी देखिए क्या 8 हो गए हैं। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इस तरफ हो गए हैं। तो एक बार पूरा देख लेते हैं, क्या हमारी जो अभिक्रिया है संतुलित हुई ना ही नहीं हुई। तीर के निशान से पहले 3 आयरन, ठीक है। इधर Fe3 यहाँ भी 3 है, ठीक है। फिर हम हाइड्रोजन देख लेते हैं। 4 दूनी 8, तीर के निशान से पहले 8 हाइड्रोजन हो गई हैं।
इधर भी देख लेते हैं, 4 दूनी 8, यहाँ भी जो है 8 हो गई हैं। तीर के निशान से पहले फिर हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन हमारी 4 हैं और तीर के निशान के बाद भी हमारी ऑक्सीजन 4 है, तो ये हमारी जो है अभिक्रिया संतुलित हो गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दें जिसमें संयोजन भी हो और ऊष्माक्षेपी भी हो। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होती हैं? वे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हों, एक उत्पाद बनाते हों, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इन्होंने ऐसा उदाहरण मांगा है जिसमें ऊष्मा भी निकलती हो और संयोजन दोनों ही चीज़ दिखाई देते हों। तो ये एग्जाम्पल देखो, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, उसमें पानी डाल दिया, तीर के निशान है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है और ऊष्मा निकल गई है। ये जो है चूना है, बिना बुझा चूना है CaO, और जब हम इसमें पानी डालते हैं तो ये जो है जिस बर्तन में हम डालते हैं वो बर्तन भी गर्म हो जाता है और ये भी गर्म हो जाता है, तो उसमें से ऊष्मा निकलती है और ये बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देखो, ये दिखा रखा है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट है CaSO4, फिर है 1/2 H2, यानी इसमें आधा पानी का अणु होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का POP का सूत्र है। और आगे क्या पूछा गया, इसे आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? जो पेरिस ऑफ प्लास्टर है इसे आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि ये नमी के संपर्क में जब आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस तो ये नमी को सोख कर है जिप्सम में बदल जाता है। और जिप्सम एक कठोर पदार्थ होता है, जैसे सीमेंट होती है अपनी, अगर सीमेंट भी नमी पकड़ लेती है, पानी उसमें डाल देते हैं तो वो एकदम कठोर पत्थर जैसा हो जाता है और वो उसका फिर हम यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह POP भी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी होता है। जब ये नमी के संपर्क में आता है तो ये सीमेंट की तरह ही कठोर हो जाता है और वो जो कठोर बनता है वो जिप्सम होता है। तो इसलिए इसको जिप्सम बनने से रोकने के लिए हमें आर्द्ररोधी बर्तन में इसको रखना चाहिए। देखिए ऐसे अभिक्रिया हो जाती है, CaSO4 ½ H2, यानी ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसमें 1.5 पानी के अणु हमने मिला दिए, 1.5 1.5 पानी के अणु हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। तो ये जिप्सम बनने के बाद कठोर, जिप्सम जो होता है कठोर होता है और इसलिए हमें इसको ऐसे बर्तन में रखना चाहिए जो नमी के संपर्क में ना आए, वायु उसके अंदर न जा सके। अगला क्वेश्चन है, एक गवाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। यानी गवाला होता है दूध, या जो दूध बेचने वाले होते हैं उनको दूध बेचना होता है, तो वो जैसे गर्मी होती है तो सुबह निकलते हैं और वो 10-11 बज जाते हैं, तो उनका दूध जो होता है ख़राब न हो इसलिए उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला लेते हैं। अब ताज़ा दूध का जो pH होता है वो 6 होता है, यानी कि थोड़ा सा अम्लीय होता है, उसमें वो थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला लेते हैं। क्यों मिलाते हैं? देखिए बेकिंग जब सोडा मिलाते हैं तो जो pH का, दूध का जो pH मान 6 था वो बढ़ जाता है, बढ़कर वो 7 से ज़्यादा हो जाता है। और जब 7 से ज़्यादा होता है तो उसको ख़राब होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। यानी कि पहले वो pH जैसे मान लीजिए 8 हो गया है बेकिंग सोडा मिलाने से, पहले वो 7 तक आएगा, 7 तक आने में भी उसको समय लगेगा, फिर वो 6 तक आएगा, 6 तक आने में भी उसको समय लगेगा। तो इस तरह से वो 6 से जब कम होता जाएगा तब दूध खट्टा हो जाएगा। तो उसको का pH बढ़ाकर उसको ख़राब होने से बचाया जाता है ताकि वो दूध से दही में न बदले। उसका pH उसको क्षारीय बनाया जाता है ताकि अधिक समय तक वो अम्लीय जो लैक्टिक शुगर है वो लैक्टिक एसिड में न बदले। अब ये कह रहे हैं दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? जैसे अभी बताया, जो बेकिंग सोडा अगर हम डालते हैं तो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है और ताज़े दूध का जो pH होता है वो 6 होता है। जब हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो जो
pH है उसका 6 से बढ़कर 7 हो सकता है। 7 से मतलब वो क्षारकता की तरफ चला जाता है और फिर दूध दही में परिवर्तित नहीं हो पाता। इसलिए है ग्वाले जो हैं बेकिंग सोडा मिलाते हैं ताकि दूध जल्दी से खराब ना हो। अब अगला है आयनिक यौगिकों के 4 गुणधर्म लिखिए। आयनिक यौगिक जो हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म देखिए। पहला गुण है भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिक थोड़े कठोर और ठोस होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब डालने पर टूट जाते हैं, यानी ज़्यादा मजबूत नहीं होते, दाब डालते ये टूट जाते हैं, भंगुर होते हैं। दूसरा गलनांक और कंपनांक, इनका जो गलनांक और कंपनांक है उच्च होता है। घुलनशीलता, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं यानी पानी में घुल जाते हैं ये आराम से, लेकिन अगर हम इनको केरोसिन में, पेट्रोल में, ऐसे विलायकों में घोलेंगे तो ये घुलते नहीं हैं, अविलय होते हैं, अघुलनशील होते हैं। विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक हैं ठोस अवस्था में तो विद्युत का चालन करते नहीं हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में आयन नहीं बनते और आयन नहीं होंगे तो विद्युत का चालन नहीं होगा। लेकिन अगर इनको पानी में अगर इनका विलयन बना देते हैं तो विलयन में आयन उत्पन्न हो जाते हैं और उन आयनों के कारण ही आयनिक यौगिकों में विद्युत का चालन हो जाता है। इसलिए ये जलीय विलयन में तो विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते। अगला हमारा क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है जो वो निस्तापन और भर्जन में अंतर पूछा गया है। निस्तापन और भर्जन में अंतर देखिए। निस्तापन क्या होता है? कार्बोनेट अयस्क होते हैं, उनको वायु की सीमित मात्रा में, यानी वायु ना भी हो तो भी चलेगा, थोड़ी मात्रा में अगर अधिक ताप पर हम गर्म करते हैं कार्बोनेट अयस्क को, तो वो कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ऑक्साइड में बदल जाता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। इसका देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट था। भर्जन में, भर्जन क्या होता है? भर्जन में है सल्फाइड अयस्क, उसको वायु की उपस्थिति में, यानी कि इसमें जो भर्जन होता है ये ज़्यादा वायु की, इसको ज़्यादा वायु चाहिए, निस्तापन को कम वायु चाहिए है, तापमान दोनों को अधिक चाहिए है, तो ये भी ऑक्साइड में बदल जाता है। तो सल्फाइड अयस्क का वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदलना क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। अब इसकी अभिक्रिया दे रखी निस्तापन की, क्या अभिक्रिया होगी? जिंक कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं सीमित मात्रा में तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। निस्तापन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और जो हमारा भर्जन है उसमें देखिए जिंक सल्फाइड प्लस O2, इसमें ऑक्सीजन दिखा रखी है, यानी ये ज़्यादा मात्रा में इसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, और ये भी जिंक ऑक्साइड में बदल गया है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो ये इनके अंतर है निस्तापन और भर्जन में। अगला क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। अम्ल के साथ भी कर लेते हैं और क्षार के साथ भी कर लेते हैं, दोनों के साथ ही लवण और जल प्रदान करते हैं। ऐसे उनको क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। ये देखिए, इसके दो उदाहरण दे रखे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये दोनों ऐसे ऑक्साइड हैं, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे या क्षार के साथ करेंगे तो ये लवण और पानी दोनों बना देते हैं। तो ये हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। अगला क्वेश्चन है बी, अधातु का नाम लिखना है जो निम्न में प्रयोग होती है। रॉकेट ईंधन में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए नाइट्रोजन, ताकि वो विकृत गंधिता ना हो, चयन ना हो उनका। ड्राई सेल के इलेक्ट्रोड बनाने में कार्बन का उपयोग करते हैं। ग्रेफाइट जो होती है धातु की सुचालक होती है, सॉरी धातु की नहीं, विद्युत की सुचालक होती है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पौधे बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं? केला, चमेली, गुलाब, ये तीनों ही बीज नहीं उत्पन्न करते, इसलिए सभी ऑप्शन आ जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन है दो कोष्ठ का हृदय किस में पाया जाता है? स्तनधारी, हमारे अंदर 4 का मिलता है। सरीसृप जो होते हैं
इनमें 3 का होता है। जल स्थलचर में भी 3 का ही होता है। जो मछली होती हैं उनमें 2 कोष्ठ का हृदय पाया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में जाइलम किसका वहन करता है? जल, खनिज लवण, ए और बी दोनों, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद? नहीं, सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर, ए और बी दोनों। डी जो है प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद का तो फ्लोएम, भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। तो इसका जो जाइलम का जो आंसर आएगा, जाइलम वाले का, ए और बी जल और खनिज लवण दोनों का वहन करता है। अगला क्वेश्चन है, वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में क्यों स्थित होते हैं? इसका कारण यह है कि जो शुक्राणु, वृषण जो होते हैं शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, और शुक्राणु उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, जो वृषण का तापमान है वो है शरीर के तापमान से कम होना चाहिए। अगर वो उदर गुहा के अंदर होगा तो तापमान शरीर के बराबर होगा और वहाँ फिर शुक्राणु उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। शुक्राणु उत्पन्न के लिए शरीर के तापमान से 2 या 3 डिग्री कम ताप चाहिए होता है। इसलिए ये वृषण जो हैं शरीर के बाहर होते हैं, उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 लैंगिक संचरण रोगों के नाम लिखिए जो जीवाणु से होते हैं, जीवाणु जनित होते हैं। गोनेरिया और सिफिलिस, ये 2 एग्जाम्पल हैं इसके। अगला है, अग्नाशयिक रसों के कार्यों को लिखिए। अग्नाशय जो है, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है और ये छोटी आंत में निकलता है। छोटी आंत में वहाँ पर प्रोटीन के पाचन के लिए ज़रूरी होता है। जो प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय रस से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। और दूसरा जो रस एंजाइम इससे निकलता है लाइपेज एंजाइम होता है। और ये लाइपेज एंजाइम का क्या काम होता है, इमल्सीकृत वसा का पाचन करने में ये सहायता करते हैं। तो ये 2 एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम, जो कि अग्नाशय रस से छोटी आंत में निकलते हैं और ये वहाँ पर अपना इनको प्रोटीन और वसा को पचाने का कार्य करते हैं। स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? स्तनधारी और जो पक्षी जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब है कि इनको अपना जो शरीर का तापमान है वो एक जैसा ही रखना होता है। कोल्ड ब्लडेड में जो है वो अपना जो शरीर का तापमान है वो पर्यावरण के अनुसार बदल लेते हैं। लेकिन स्तनधारी और पक्षियों में जो शरीर का तापमान है वो एक जैसा रखना होता है। और उस एक जैसा रखने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा तभी मिलेगी जब ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर जो हैं अलग अलग होंगे। अगर ये मिक्स हो जाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा नहीं बन पाएगी। इसलिए ये अलग अलग इनको करना आवश्यक है। इन्हें अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये अपने शरीर का तापमान को बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है? फुफ्फुस के अंदर वायु किस प्रकार चूस ली जाती है? ये हमारे आगे दे रखे हैं आंसर इसका। गैसों के विनिमय के लिए मानव फेफड़े में अधिकतम क्षेत्र का अभिकल्पन। अब इस प्रश्न का मतलब समझिए। गैसों के विनिमय यानी गैसों का आदान प्रदान, यानी हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है और अंदर से CO2 बाहर निकलती है। तो इन गैसों का आदान प्रदान ज़्यादा से ज़्यादा हो तो इसके लिए ऐसी क्या फैसिलिटी है अपने फेफड़ों के अंदर, क्या ऐसा है डिज़ाइन है, अभिकल्पन हुआ है जिससे हमारी गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है? तो पहला जो है, हमारे फेफड़ों में जो है बहुत सारी गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे कुपिका कहते हैं। ये कुपिकाएं होती हैं जिससे गैसों के आदान प्रदान करने के लिए, गैसों के विनिमय के लिए ये सतह उपलब्ध कराती हैं। और ये हमारे अंदर जो कुपिकाएं होती हैं इतनी ज़्यादा होती हैं, अगर इनको हम फैला भी दें
तो ये हम जो लगभग है 80 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल ढक लेती हैं। देखिए कितना ज़्यादा सतह क्षेत्रफल होता है। इतना सतह क्षेत्रफल होने पर ही हमारी गैसों का आदान प्रदान आराम से आसानी से हो जाता है। दूसरा है जो कूपिकाएँ हैं, इनकी जो भित्ति होती है, इनके ऊपर बहुत सी रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है और ये जो रुधिर वाहिकाएँ होती हैं, इनके अंदर रुधिर प्रवाहित होता है, तो जो बाहर से ऑक्सीजन आती है वो रुधिर में चली जाती है और जो रुधिर शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है वो फेफड़ों में आ जाती है, यानी यहाँ गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। और ज़्यादा रुधिर वाहिकाएँ होने के कारण ही यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान भी ज़्यादा होता है और गैसों का रक्त और वायु के बीच में आदान प्रदान इससे आसान हो जाता है, ज़्यादा रुधिर वाहिकाएँ होती हैं। तीसरा क्या होता है, जो कोशिकाएँ होती हैं उनकी भित्ति पतली होती हैं। भित्ति पतली होने के कारण एक कोशिका जितनी भित्ति होती है उनकी और गैसों का विसरण आसान हो जाता है। फिर ये पूछा गया है कि जो फुफ्फुस के अंदर जो वायु है वो अंदर किस प्रकार सोच ली जाती है, मतलब अंदर कैसे जाती है। क्या क्या ऐसा होता है कि हमारी जो ऑक्सीजन जो बाहर है वो हमारे अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड है जो बाहर आ जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारी पसलियाँ होती हैं, आप करके भी देख लीजिए, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती ऊपर हो जाती है, यानी पसलियाँ ऊपर उठ जाती हैं। जो डायफ्राम होता है वो चपटा हो जाता है। ऐसा होने पर जो है वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, यानी जगह ज़्यादा हो जाती है। और इस कारण जब वायु फेफड़ों के अंदर चूस ली जाती है, यानी जब जगह ज़्यादा हो जाती है, यानी अंदर वायु का जो दबाव है वो कम हो जाता है और बाहर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, वो अंदर कम हो जाता है और बाहर ज़्यादा होता है। इस कारण बाहर से ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, यानी चूस ली जाती है और फिर ये कुपिकाओं में ये हवा भर जाती है और ये अब कुपिका की सतह पर गैसों का आदान प्रदान होता है। विऑक्सीजनित रक्त जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका में आ जाती है, विऑक्सीजन रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो कुपिका में आ जाएगी और कुपिका से ऑक्सीजन जो है रक्त में चली जाती है। इस तरह से यहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है और हमारे अंदर हम कैसे सांस ले पाते हैं, ऑक्सीजन को कैसे अंदर ले पाते हैं, वो इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उभयलिंगी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। उभयलिंगी पुष्प है, इसमें पुष्प जो होता है वो पौधे का जनन भाग होता है, जनन का इसके कारण ही होता है। उभयलिंगी का मतलब है दोनों, उभय माने दोनों, लिंगी माने लिंग, यानी पुंकेसर और स्त्रीकेसर। जिस पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होंगे वो उभयलिंगी फूल होता है, यानी जिसमें दोनों होंगे वो उभयलिंगी पुष्प है। पुष्प के 4 भाग होते हैं, नंबर 1 पुंकेसर, नंबर 2 स्त्रीकेसर, नंबर 3 पंखुड़िया, नंबर 4 बाह्य दल। पुंकेसर जो होता है ये पुष्प का नर जननांग होता है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक परागकोश और एक तंतु। परागकोश में जो होते हैं परागकण होते हैं जो कि पाउडर जैसे होते हैं। स्त्रीकेसर है, ये पौधे का मादा जननांग है। ये फूल का जो पुष्प का है वो मध्य भाग बनाता है। इसके 3 भाग होते हैं, सबसे ऊपर वाला होता है जो चिपचिपा होता है जिसके ऊपर परागकण आकर गिरते हैं, वो है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र से एक नलिका निकलती है जिसको वर्तिका कहते हैं, जो परागकणों को अंदर अंडाशय तक पहुंचाती है, वो वर्तिका है। सबसे नीचे जो है उभरा हुआ मोटा भाग है वो अंडाशय है। अंडाशय में बीजांड होते हैं। अंडाशय विकसित होकर फल बनता है और बीजांड से बीज बनते हैं और अंडाशय के अंदर ही नर युग्मक और मादा युग्मक का जो है संलयन होता है। पंखुड़ियाँ जो हैं, पंखुड़ियाँ जो पुष्प का रंग होता है हरा, पुष्प का जब पीले फूल, लाल फूल, नीले फूल जैसे भी हैं वो उन पंखुड़ियों के कारण पुष्प का रंग होता है। और पंखुड़ियाँ हैं वो परागण के लिए कीटों को आकर्षित करती हैं। बाह्य दल जो होता है ये हरे रंग का होता है, ये पंखुड़ियों के नीचे होता है और ये जब पुष्प कली की अवस्था में होता है तो ये कली की सुरक्षा भी करता है। इसका चित्र देखिए, ये स्त्रीकेसर देखिए, पहले सबसे ऊपर जो दे रखा है ये वर्तिकाग्र है, ये चिपचिपा होता है, इस पर आकर परागकण गिरते हैं इसके ऊपर। और फिर बीच में देखिए ये वर्तिका है
ये बीच वाली लाइन जो है ये वर्तिका है। और फिर सबसे नीचे देखिए ये अंडाशय, मोटा फूला हुआ भाग जो है ये है अंडाशय है। ये हमारा स्त्री केसर था। पुंकेसर में देखिए दो भाग हैं, परागकोश और तंतु। परागकोश ये ऊपर दिखा रखा है, पूतंतु ये लंबी डंडी होती है, ये पूतंतु हो गई। परागकोश में परागकण होते हैं, ये परागकण जो हैं वर्तिकाकर पर आकर गिरते हैं। ये देखिए पंखुड़ी या दल, इस फूल का रंग पिंक पिंक सा है, तो इस पंखुड़ी के कारण ही फूल का रंग होता है और ये कीटों को आकर्षित करती हैं जो परागण में सहायता करती हैं। ये नीचे देखिए पंखुड़ी के नीचे जो है बाह्य दल है, ये बाह्य दल हरे रंग के होते हैं और ये कली की सुरक्षा करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है अथवा में दे रखा है, या तो आपको उभयलिंगी पुष्प वाला करना है या फिर मानव में मादा जनन तंत्र का वर्णन करना है। इन दो में से आपको एक क्वेश्चन करना है। मादा जनन तंत्र देखिए, मादा जनन कोशिकाएं जो होती हैं ये अंड कोशिका का निर्माण करती हैं। मादा जनन कोशिकाओं या अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन का भी उत्पादन करती हैं। जब लड़की का जन्म होता है, जब वो अपनी माँ के गर्भ में होती है, उसी समय जो है उसके अंडाशय में हजारों अंडे बन जाते हैं और वो अंडे अपरिपक्व होते हैं, मैच्योर नहीं होते, अपरिपक्व होते हैं। जब लड़की पैदा हो जाती है और यौन आरंभ में आ जाती है, यानी 10 से 13 साल की उम्र के आसपास आ जाती है, तो उसमें ये जो अपरिपक्व अंडे थे अब ये परिपक्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये देखिए एक बार डायग्राम देखिए, इसमें अंडवाहिका दिखा रखी हैं, फैलोपियन ट्यूब दिखा रखी हैं, दो अंडवाहिका हैं, ये देखिए दोनों तरफ हैं, दो ही अंडाशय हैं, बीच में एक गर्भाशय है, ग्रीवा है, योनि है। ये मानव का मादा जनन तंत्र है। इसमें अंडाशय में जैसे दो अंडाशय दे रखे हैं मादा में, तो हर महीने जो है दोनों में से किसी एक में ही एक अंडा बनता है, दोनों में नहीं बनते, दोनों में से किसी एक अंडाशय में ही अंडा परिपक्व होता है। बन तो पहले चुके हैं, परिपक्व थे, परिपक्व होता है दोनों में से एक में। महीन अंडवाहिका, ये देखिए यहाँ अंडाशय में जो है, अंडाशय में अंडा परिपक्व हो गया है और फिर ये जो अंडवाहिका दिखा रखी है अंडा, इसमें अंडवाहिका में आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और ये गर्भाशय तक इसको अंड कोशिका को ले आते हैं। ये ऐसे आकर ये अंड कोशिका, इस ये रेड रेड जो दिखा रखा है ये अंदर है, यहाँ पर इधर आ जाएंगे। गर्भाशय है ये, अंदर पूरा दिखा रखा है, इसमें थैलीनुमा संरचना है, ये गर्भाशय। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर, यानी दो अंडवाहिकाएं हैं, लेफ्ट वाली और राइट वाली, ये दोनों देखो मिलकर यहाँ आकर क्या किसका निर्माण करती है? थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसको हम गर्भाशय बोलते हैं। और ये गर्भाशय जो है ग्रीवा में, और फिर देखो नीचे आकर ये योनि में खुलता है। मैथुन के समय शुक्राणु जो हैं योनि रास्ते से चले जाते हैं और ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका तक पहुँचेंगे। देखो यहाँ से योनि से फिर ग्रीवा, फिर ये कहाँ पर अंडवाहिका में जाएंगे शुक्राणु, कहाँ चले जाएंगे? अंडवाहिका में चले जाएंगे और वहाँ पर अंड कोशिका होती है, यानी अंडा होता है। और जब वहाँ पर अंड कोशिका से मिलकर इन दोनों का सलीन होता है तो निषेचन हो जाता है। निषेचन होने के बाद जाइगोट बन जाता है, युग्मनज बन जाता है। और युग्मनज की फिर क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं, कोशिका नहीं, विभाजन होता है। विभाजन के दौरान वो कोशिकाएं घोसी कोशिकाएं बन जाती हैं और फिर वो भ्रूण बन जाता है। भ्रूण फिर क्या होता है? इस गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। ये था हमारा जो है ये मादा जनन तंत्र था। इसमें जो भ्रूण का विकास होता है विभाजन द्वारा होगा और अंगों का विकास भी यहीं होता है। तो शिशु जो है 9 महीने तक गर्भ में रहता है। ये आज का हमारा सेट सी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आशा है आप
मेरे समझाए गए तरीके से समझते होगे और आपकी अच्छी तैयारी हो जाती होगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।